या हित्ती और छठा जो है वह तोखारी। ये कुल 6 भाषाएं जो हैं, भाषा उपवर्ग जो हैं वह भारोपीय परिवार के केंटुम वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन इसमें हिट्टाइट और तोखारी ये 2 ऐसी भाषाएं हैं कि जिनमें भाषा वैज्ञानिकों को जिन भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो अध्ययन के फलस्वरूप उन्हें इसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए भाषा विज्ञान जब अध्ययन करता है भाषा का तो उसमें साहित्य की उपलब्धि आवश्यक है। अगर साहित्य ही नहीं होगा तो फिर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किस आधार पर होगा। इसलिए केंटुम वर्ग की 4 उपभाषाएं या हम कह लें कि 4 उपवर्ग जो हैं वह जर्मनिक, ट्यूटानिक, ग्रीक, केल्टिक और इटैलिक हैं। इसी प्रकार सतम वर्ग के जो भाषा उपवर्ग हैं वे उनमें आर्मीनी, आल्बनी, बाल्टोस्लाविक और आर्य या भारत ईरानी उपवर्ग जो हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक वर्ग को लेकर जर्मनिक और या जो ट्यूटानिक भाषा हैं, चाहे आप उसे जर्मनिक कह लें या ट्यूटानिक भाषा कह लें, जहाँ तक जर्मन शब्द का जो अर्थ है वह पड़ोसी होता है और ट्यूटन जो है वह जातिवाचक शब्द है। जर्मनिक के यदि प्राचीन नमूने अगर हम देखें तो इसके प्राचीन नमूने जो हैं वह गाथी में अनुदित बाइबिल और नार्स भाषा के लेखों में उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चिमी और पूर्वी तथा उत्तरी शाखाओं में इन्हें विभक्त किया गया है और इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वह जिन जिन देशों की आती हैं वह विशेषकर जो है जर्मन है, डच है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है। इन तमाम देशों की भाषाएं इस भाषा उपवर्ग के अंतर्गत आती हैं। अब यही चर्चा कर लेना चाहिए विद्यार्थियों के लिए कि जो भाषाएं आती हैं उनके नाम क्या हैं, क्योंकि क्रमशः एक एक वर्ग विद्यार्थियों के लिए उनके दिमाग में एक चित्र बनता जाएगा उन देशों के भूगोल का भी और उनके साहित्य का भी। अब जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, इस भाषा परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो है वह अंग्रेजी भाषा है और यह जो है वह इंग्लैंड की है। और यह भाषा मात्र वहाँ की नहीं है बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा है। और अंग्रेजी को अगर केंद्र में रखकर हम देखें तो चूंकि इस भाषा परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो है अंग्रेजी है और हम चाहेंगे कि अगर हम हर एक भाषाओं को ध्यान में रखकर उसकी चर्चा करेंगे तो सारे जो टॉपिक हैं उनको कवर करना मुश्किल होगा। इसलिए अंग्रेजी को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी में जिसने किया है वह, और ध्वनि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम है वह ग्रीम नियम के नाम से जाना जाता है और जिसका आविष्कार जेकब ग्रीम ने किया। इनके साथ ही साथ ग्रासमैन और बर्नर जैसे जो विद्वान भाषा वैज्ञानिक हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान इस भाषा परिवार के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। ग्रीम ने जब अपना नियम निर्धारित किया तो उस नियम के तहत उन्होंने जिस बात को लक्षित किया है वह यह है कि अधिकांश भाषाओं में बलात्मक स्वराघात जो है वह उपलब्ध होता है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह क्रियाओं के सबल और निर्बल होने की है। जो बलात्मक स्वराघात की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्रियाओं के सबल और निर्बल की है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अंग्रेजी की जो क्रियाएं सबल की श्रेणी में आती हैं वे कम हैं, जैसे ड्रिंक हैं, ये अंग्रेजी की सबल क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम निर्बल क्रियाओं के रूप में देखें तो जैसे वाक है, जैसे टाक है, ये जो क्रियाएं हैं ये क्रियाएं जो हैं वो निर्बल क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें जो ध्वनि है उस ध्वनि का कहीं
उच्चारण हो ही नहीं रहा है। जैसे लिखते हैं हम WAL के और पढ़ते हैं हम वाक, TAL के लिखते हैं और पढ़ते हैं हम टॉक। इसलिए ये क्रियाएं जो हैं वह निर्बल क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसी परिवार की भाषा लैटिन और ग्रीक, जो अंग्रेजी का जो विकास हुआ है इन्हीं भाषाओं से, क्योंकि लैटिन का बहुत ज़्यादा लैटिन के शब्द बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में हैं, विकसित होकर के बदले हैं। लैटिन संसार की भाषाओं में बहुत ही समृद्ध, क्योंकि किसी भी समाज के विकास का आधार भाषा को ही माना जाता है और उसके साहित्य से ही यह पता चलता है कि कौन सा समाज कितना विकसित हुआ है और उन्नत हुई। तो लैटिन और ग्रीक समृद्ध राज्य इसीलिए थे क्योंकि उनकी भाषा भी उसी कोटि या उसी स्तर पर विकसित हो चुकी थी। इस समूह की पूरे क्षेत्र पर अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि चाहे वो छोटे देश हों चाहे बड़े, लेकिन हर तरीके से वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की बनिस्बत ज़्यादा विकसित है मनुष्य के रूप में। और उनका साहित्य हम देखते हैं, अंग्रेजी के साहित्यकार शेक्सपियर का नाम तो दुनिया में नाटककार के रूप में मशहूर है। हम ढेरों मीमांसकों का नाम सुनते हैं, वे भी इसी क्षेत्र से आते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें तो प्लेटो, सोक्रेटिस इत्यादि। जर्मनी का गेटे महाकवि के रूप में दुनिया में ख्यात है। ये इसी कुल की भाषाओं के से उभरे हुए कवि दार्शनिक रहे हैं। अब उचित ये होगा कि क्रमशः जैसे बात हुई थी, क्योंकि हमें ज़्यादा बात करनी है भारतीय, क्योंकि भारत पर हम आएँ उसकी पूर्व भूमिका बन जाए, जिससे विद्यार्थी आगे चल कर के आधुनिक आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा के टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी पूर्व भूमिका उनके पास तैयार हो जाए। हमें यहाँ तक बात करनी है। इसलिए अब केंटुम वर्ग के दूसरे उपवर्ग की भाषाओं, इसमें थोड़ा ग्रीक भाषाओं में जो इसके महत्वपूर्ण साहित्य और जो बोलियां हैं, नहीं आपको लगता है कुछ छूट रहा है, उसको उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना कि अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोपीय भाषाओं में ग्रीक भाषा जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी जो पुरानी बोलियां हैं वो एटिक, डोट्रिक और आयरिक मुख्य हैं। चौथी ईसा शताब्दी के पहले जो इसकी जन्म भाषा कोयनी थी वही ग्रीक भाषा के रूप में विकसित हुई। जब हम किसी भाषा वर्ग या भाषा की जब चर्चा करते हैं तो उसमें मेरी दृष्टि से 2-3 चीज़ें उसमें ज़रूर आती हैं। चाहे अगर हम हिंदी की बात कर लें या हिंदी की बोलियों की बात कर लें, एक तो ये आता है कि उनका विकास किससे हुआ है, विकास के साथ साथ उनका क्षेत्र क्या है, और फिर क्षेत्र के साथ साथ उनकी अपनी विशेषताएं क्या हैं। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि ग्रीक साहित्य के जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं उनकी रचना पर भी हमें प्रकाश डालना चाहिए कि जो 2 रचनाएं हैं वह विद्यार्थियों की समक्ष लानी चाहिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वह होमर का है, जिन्होंने इलियड और ओडेसी जैसे प्रबंध काव्य लिखे। सुकरात और अरस्तु के ग्रंथ भी ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि ग्रीक भाषाओं में स्वराघात की प्रधानता, शब्द रूपों की बहुलता और व्यंजनों की अपेक्षा स्वरों की अधिकता इसमें देखी जाती है। हिंदी में जैसा हम देखते हैं कि कारकों की संख्या 8 है, लेकिन ग्रीक भाषा में कारकों की संख्या केवल 4 है, कर्ता, कर्म, संप्रदान और संबंध। वहीं संस्कृत में 3 लिंग हैं, उसी प्रकार से ग्रीक में भी 3 लिंग हैं।
लेकिन हिंदी में वचन 2 हैं और ग्रीक में भी वचन 2 हैं। ये एक संक्षिप्त जानकारी, जैसा कि हम देखते हैं कि भाषाओं के परिचय में इन 2-3 बातों का उल्लेख होना जो है वह ज़रूरी होता है। इसके बाद इसकी जो महत्वपूर्ण जो भाषा उपवर्ग है वह केल्टिक है। और केल्टिक का संबंध जहाँ तक है वहाँ तक कि जब प्राचीन काल में इसका संबंध जो है या इसका क्षेत्र जो है वह यूरोप का पश्चिमी और उत्तरी भाग था। आगे चलकर इसमें अधिकांश देशों में ये भाषा जो है वह समाप्त हो गई। लेकिन प्राचीन भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो इसकी जो भाषा है वह गाली या गाल है। इसकी मुख्य भाषाएं जो हैं वह आयरिश हैं और वेल्स हैं। इनमें अगर देखा जाए तो 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच की सामग्री जो है वह केल्टिक भाषाओं के रूप में साहित्यिक सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है। लैटिन की तरह केल्टिक में भी पुलिंग लैटिन की तरह ही शब्दों के पुलिंग और नपुंसक लिंग के लिंग होते हैं और इनके संबंध कारकीय रूपों में ई जुड़ जाता है। और लेकिन जो सबसे कठिन बात है वह यह है कि इसका वाक्य विन्यास जो है वह बड़ा ही दुरूह है केल्टिक भाषाओं का। अब इस क्रम में अगर हम देखें तो क्वेंटुम वर्ग में जो इसका अंतिम भाषा उपवर्ग है वह है इटैलिक है। और इटैलिक के संबंध में यदि हम देखें तो भाषा तत्वों की दृष्टि से ये केल्टिक के बहुत समीप मानी जाती है और इसीलिए इसे कई भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया कि इसे एक उपवर्ग में भी रखा जा सकता है। लेकिन इसकी जो प्राचीन भाषा लैटिन है वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके नाम पर ग्रीक उपवर्ग की भांति ही इटैलिक का नाम भी लैटिन हो सकता है। ऐसा जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनकी ये मान्यता है, क्योंकि लैटिन भाषा जो है वह रोम साम्राज्य की राजभाषा और रोमन कैथोलिक संप्रदाय की धर्म भाषा थी। इस भाषा ने ग्रीक की भांति ही समस्त यूरोपीय भाषाओं को भी इटैलिक की जो लैटिन भाषा है उसने प्रभावित किया। अगर हम इटैलिक भाषा के क्षेत्र को देखें तो ये भाषा जो है वह इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि की जो आधुनिक भाषाएं इटालिक हैं, फ्रेंच हैं, स्पेनी हैं, पुर्तगीज हैं, इन्हीं भाषाओं से ये विकसित हुई हैं। हाँ, यहाँ मैं एक अपनी भूल विद्यार्थियों के सामने रख दूं। जब मैं बात कर रहा था पाल्टो ग्रीक भाषा के साथ लैटिन भाषा का, तो यहाँ स्पष्ट कर दूं कि लैटिन भाषा उस उपवर्ग की भाषा नहीं है, वह असावधानी बस निकल गई थी। हाँ, चलें आगे आप। इसके बाद जो है ये क्वेंटुम वर्ग की जो 4 भाषा उपवर्ग हैं, ये जर्मनिक, ट्यूटानिक, ग्रीक, केल्टिक और इटैलिक। इसके बाद जो भारोपी परिवार का जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है, महत्वपूर्ण वर्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी से हमारी जो भाषा है, जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, जिस भाषा का साहित्य हम पढ़ते हैं, जिस भाषा का साहित्य हम पढ़ाते हैं, उसका संबंध हमारे इस सतम वर्ग से है। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से इसको अपने नज़रिए से महत्वपूर्ण वर्ग मानता हूँ। और इसकी इस भाषा वर्ग सतम वर्ग के जो भाषा वर्ग हैं उसमें जो नाम उभर कर आता है वह है आर्मीनिय भाषाएं। जहाँ तक आर्मीनिय भाषाओं का संबंध है, अगर इसके हम संबंध को देखें तो ये काकेशस पर्वत के दक्षिणी भाग और कृष्णा सागर के पूर्वी तट के एक प्रदेश में ये भाषा जो है
वह बोली जाती है। अगर हम प्राचीन समय को ध्यान में रखें तो आर्मीनिया का ईरान के साथ राजनैतिक संबंध था और इस राजनैतिक संबंध के कारण आर्मीनीय भाषाओं में ईरानी के बहुत सारे शब्द जो हैं वह आ गए। इन ईरानी शब्दों की बहुलता के कारण कई भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भारत और ईरानी की एक शाखा के रूप में भी मानने का प्रयत्न किया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया और यह एक स्वतंत्र शाखा के रूप में ही आज हमारे सामने है। अगर हम भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप जो बातें उभर कर आई हैं वह ये हैं कि जब इसका अध्ययन किया गया तो इसकी जो रचना शैली है वह बिल्कुल अलग साबित हुई है और इसीलिए ईरानी शब्दों की बहुलता के कारण भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसे उस वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा है। साथ ही साथ इस पर ईरानी के साथ साथ ग्रीक और सामी का प्रभाव भी देखा जाता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है आर्मीनीय भाषाओं की वह है व्याकरणिक लिंग भेद की कमी है। आर्मीनीय भाषा के बाद जो दूसरा जो इसका उपवर्ग है वह है, उसके अंतर्गत जो है वह आल्बनीय भाषाएं आती हैं। जहाँ तक अल्बानिय भाषाओं का संबंध है वहाँ तक ये भाषा जो है वह पश्चिमोत्तरी ग्रीस और एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर ये भाषाएं जो हैं वह बोली जाती हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यह एक प्राचीन भाषा जो थी एक इलारियन भाषा थी और उसी इलारियन भाषा से इस अल्बानिय भाषाओं का विकास हुआ है। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर भाषा वैज्ञानिक पहुँचे कि इलारियन की कोई जानकारी जो है वह नहीं है और इसीलिए उसका जो अस्तित्व है वह संदिग्ध है।